बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक और मैं हूं अरसला। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुशामदीद। और जैसे कि आपको पता है, प्रोग्राम हमारा हेल्थ के हवाले से होता है। कोशिश हमारी ये होती है कि कोई खुदा न खास्ता किसी बीमारी की तरफ जाए ना, हम कैसे उनको बचा सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, क्या प्रिकॉशंस, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से कोई बीमारी की तरफ ना जाए। और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अगर आपको या आपके घर में किसी को किसी भी किस्म की बीमारी का सामना हो गया है, तो अब उसको ट्रीट कैसे करना है, ऐसे ही मौज़ूआत के साथ ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। और कोशिश करते हैं जी अपनी गुफ्तगू से अपने अच्छे मेहमानान गिरामी को, जिनको हम बुलाते रहते हैं, उनसे ऐसी गाइडलाइंस ले सकें, उनसे ऐसी चीज़ें हम जान सकें जिनसे मैं और आप मिलकर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना सकें और बीमारियों से दूर रह सकें। आज भी हमें बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी ने, बड़ी अच्छी जो डॉक्टर है उन्होंने ज्वाइन किया है। शोभा उनका दांतों के हवाले से, और दांतों की जब भी बात होती है, डेंटिस्ट है, जब भी बात होती है तो मैं सोचती हूँ डेंटिस्ट जो है वो हमें जरा मुख्तलिफ अंदाज से हमारी मुस्कुराहट को दे। वैसे मुस्कुराहट बड़ी अच्छी चीज़ है, लोग कहते हैं जी मुस्कुराना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, लेकिन जब डेंटिस्ट हमें देखते होंगे तो मुस्कुराहट के फौरन बाद हमारे दांतों को देखते होंगे कि ये पीली मुस्कुराहट है या सफ़ेद मुस्कुराहट है, ये वाला मसला भी हो जाता है। लेकिन दांतों का ख्याल रखना नो डाउट बहुत, क्योंकि एक पूरा शोबा है और डेंटिस्ट्री पढ़ाई इसीलिए जाती है। बड़ी सारी चीज़ें इसमें, बड़ी डिटेल्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम निगलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद बड़े बड़े मसाइल इसमें भी हो जाते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर असना हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा असना, मैंने ठीक कहा ना, डेंटिस्ट जरा अलग अंदाज से देखते हैं मुस्कुराहट? बिल्कुल। बल्कि एक्चुअली जब मैं डेंटल स्कूल में नहीं आई थी, जब किसी से मिलती थी तो मैं इतना नोटिस नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो फर्स्ट टाइम मैं किसी से मिलती हूँ ना, सबसे पहले मैं स्माइल नोटिस करती हूँ कि इस बंदे की कैसी स्माइल है। डेंटिस्ट के सामने जब कोई इंटेंशनल, हाँ, लेकिन ये हो जाता है, लेकिन हो जाता है। हाँ। पढ़ाई करें तो आप लोग जब कभी डेंटिस्ट से मिले तो अपनी मुस्कुराहट ऐसे होठ बंद करके रखनी चाहिए। अगर दांत बड़े सकते आप दांत बड़े नहीं, मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से आपके साथ, वरना मैं बहुत खुल के और बड़ा हंसती रहती हूँ, लेकिन जब मुझे पता होता है आज डेंटिस्ट आए तो मैं जरा ऐसे रहती हूँ, गलतियाँ पकड़ी जाएंगी, हालांकि पकड़वाना चाहिए। खैर, हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। जाहिरी तौर पर पीले दांत क्या क्या वजूहात हो सकती है जो नजर आ रहे? पीले दांतों की क्या क्या? चाय के अलावा बताइएगा, वो चाय मुझे पता है। अच्छा, चाय के अलावा मोस्टली रीजंस तो यही होता है कि स्टेनिंग हो जाती है लोगों के दांतों में, प्रॉपर लोग दांत जो है ना ब्रशिंग नहीं कर रहे होते, हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे होते, तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टेन्स आ जाते हैं लोगों की। मेजर रीज़न है, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है कि अंदरूनी तौर पर हमारे जो दांत का स्ट्रक्चर होता है, एक डेंटिन कहलाता है, ठीक है, वो ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी कुछ लोगों के दांत जो है वो पीले नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर लोग स्केलिंग्स वगैरह नहीं कराते, अपनी जाके क्लीनिंग्स नहीं कराते, जो उनको हर 6 मंथ्स में करानी चाहिए, स्केड्यूल होती है ये, ठीक है, उनको करानी चाहिए, लेकिन वो नहीं कराते, तो इसकी वजह से भी उनकी स्टेनिंग्स आ जाती हैं। तो ये कुछ वजूहत हैं जिनकी वजह से होता है, लेकिन पीले होना इत्सेल्फ इतना मसला नहीं है। ज्यादा मसला दिखने क्या में, है, मतलब अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं ना, दिखने में एक चीज, अभी तो हम डिटेल्स में जाएंगे। हाँ, दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बिल्कुल, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है पीला होना दांत का। ठीक है। जो असल मसला है ना वो ये है कि कैविटीज जो दांतों में होती हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों के दांत में, और ये मतलब एक मेजर इशू है, और ये हर एजेस में हमें नज़र आ रहा होता है। इवन हमारे पास 2 साल के बच्चे आते हैं और हम देख के हैरान हो रहे होते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे, इनको क्यों कैविटीज 2 साल के बच्चों को तो जस्टिफाई करते हैं उनको घर वाले या खुद भी, क्यों जो इतना मीठा खिलाते हैं ना, तो चॉकलेट्स, कैंडीज, और ये कि क्यों, मतलब वो 2 साल का बच्चा, तो मैं ये सोच रही हूँ वो कौन सी चॉकलेट्स खा रहे हैं। बड़े में इवन 2 साल से 80 साल के मर्द में भी हमें नजर आ रहा है, मतलब इट्स वेरी कॉमन, हर एज में हमें नजर आ रहा होता है। और क्यों होता है, आपने अच्छा सवाल किया, कि इस वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में ओरल हेल्थ को तरजीह नहीं दी जाती बिल्कुल भी। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रायोरिटी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर्स ना, हम चूंकि बेसिक से चल रहे हैं, पहले तो हम उसी पे आ जाते हैं। आपने कहा पीला दांत होने की वजह, जो 2-4 वजूहात आपने बताई हैं, उसमें एक जिक्र आपने बीच में किया कि स्केलिंग करानी चाहिए, क्लीनिंग करानी चाहिए। एक तो पहले मुझे इसका बताइए कि ये स्केलिंग कितने टाइम में करानी चाहिए, कितनी सेफ है, और क्लीनिंग से आपकी मुराद घर में जो क्लीनिंग हो रही है, टूथब्रश 2 टाइम्स, वो है, या क्लिनिक पे जाके भी कुछ ऐसा कोई प्रोसीजर हो रहा है जिससे आपके दांत साफ हो रहे हैं? अच्छा, आप अपनी गाड़ी की आपके पास गाड़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद साफ करती हैं गाड़ी? नहीं, हम खुद क्यों करेंगे,
खुद नहीं साफ करती, घर में नहीं साफ करती, करवाते हैं, मतलब करवाती हैं, ठीक है। आपने किसी को रखा हुआ है, आप करवाती हैं, ठीक है। लेकिन आप ओकेजनली उसको किसी कार वॉश के लिए भी लेकर जाती होंगी, वो भी प्रॉपर कराती होंगी। अब आप जब आपके पास वो कार वॉश है, गाड़ी घर पे आती होगी, तो आपको नजर आता होगा डिफरेंस कि घर पे साफ करने में क्या डिफरेंस है और बाहर से साफ करने में क्या डिफरेंस है ना। बिल्कुल ऐसा ही है दांतों का भी, कि जब हम घर में साफ कर रहे होते हैं ना, तो हमें तो जो नजर आ रहा होता है कि जहाँ हमने साफ किया कर लिया, और हम प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक भी यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है, जिसमें मैं अभी आपको आगे बात करूंगी। लेकिन हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे होते, हम जो हमने कर लिया, साफ कर लिया। अब जब आप यही डेंटिस्ट के पास जाके क्लीन कराएंगे, तो वो एक एक आपकी सरफेस देख रहा है और अंदर अंदर से जाके जो है वो प्रॉपर सफाई कर रहा है। स्केलिंग होती क्या है, बेसिकली आपकी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के थ्रू जो है आपकी सफाई करते हैं। वो पॉइंटेड उनके पास डिवाइस होती है, वो पूरे आपके गम्स की सफाई करता है, आपके दांतों की हर तरह से प्रॉपर क्लीनिंग होती है, ठीक है। तो उससे आपके दांत जो है वो प्रॉपर साफ हो जाते हैं, स्टेनिंग रिमूव हो जाती हैं। और अब इसको कितने टाइम बाद क्लिनिक में जाके करवा लेना चाहिए? एवरी 6 मंथ? हर 6 महीने बाद कहते हैं कि आप अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाएं और जाके अपनी क्लीनिंग कराएं, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम और भी मैं वो सवाल कर रही हूँ जो आम इंसान के अब जो लोग हैं ना, वो उनके दिमाग में उठेंगे। एक तो आपने कहा 6 महीने बाद जाके क्लिनिक से प्रॉपर आप एक क्लीनिंग करवा लें या स्केलिंग करवा लें, क्या ये कोई बहुत महंगा प्रोसीजर है या ये? नहीं, इतना महंगा नहीं है, इससे ज़्यादा महंगे अगर आप ये नहीं कराएंगे ना, और इसके बाद जो मसले उठेंगे उनको डील करना ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये फिर भी अगर आप कराएंगे हर 6 महीने बाद अगर आप कराते रहें, तो इससे क्या होगा कि स्केलिंग तो आपकी हो ही रही होगी, दांतों की क्लीनिंग, उसके अलावा भी अगर कोई अब जो भी आपका डेंटिस्ट आपकी स्केलिंग कर रहा है, तो वो ज़ाहिर है आपके बाकी दांत भी देख रहा है, तो अगर कोई मसला उसको दिख रहा है कि ये मसला यहाँ पर है, तो वो ऑन द स्पॉट वहीं रोक देगा उसको, ठीक है। तो उसके लिए आपको फर्दर ट्रीटमेंट में पैसे ज़ाया नहीं करने पड़ेंगे। तो ये इस लिहाज से आपके पैसे बचा रहा है कि आपको एक मजीद लंबे खर्चे से बचा रहा है। ठीक हो क्या? अच्छा, एक रफ आइडिया हम दे सकते हैं कि एक नॉर्मल सी क्लिनिक पे कोई इंसान जाके अगर स्केलिंग करा रहा है या क्लीनिंग करा रहा है, तो उसका एक रफ आइडिया प्लस माइनस कितने प्राइस होती है? अच्छा, ये डिफरेंट डिपेंड करता है, कुछ क्लिनिक्स में 4000, इसलिए मैंने कहा बीच कैसे निकाल लें, कुछ क्लिनिक्स में 3500 होती है। जैसे मेरा क्लिनिक है तो वो नॉर्मल लोकेशन पर है और नॉर्मल प्राइसेस हैं, तो उसमें हम लोग 3500 चार्ज करते हैं। ठीक है, यानी 3 से 5000 आपने हर 6 महीने में अगर ये करा लेते हैं, तो आप कह रही हैं कि और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो दांतों की आ जाती हैं, बच सकते हैं। ऑब्वियसली गंदगी से आती है ना, तो वो उससे आप मेजर इश्यू, सबसे बड़ा इश्यू है हमारा क्या कहते हैं, क्लीनिंग होती है हमारे दांत की, हम प्रॉपर सफाई नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से सारे मसले उठ रहे होते हैं। ओके, सही है, ठीक है। तो हाइजीन, ओरल हाइजीन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हम सबसे पहले बेसिक्स पर आ चुके हैं, आगे आगे बढ़ते जाएंगे और भी जो डिटेल्स बहुत सारी आज ये लेकर आई हैं उस पर भी जाएंगे। 3 से 6 महीने में अगर आप लोग ये स्केलिंग करा लेते हैं, 3 से 5000 का खर्चा है, ये आपको कराना ही कराना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रश टेक्निक्स की भी बात कर रहे थे, लेकिन कान में आवाज आ चुकी है कि वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि ब्रश की राइट टेक्निक क्या है, या वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक। जल्दी से जा रहे हैं वापस, आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद। और डॉक्टर असना हुसैन से हमने कहा था जी ब्रेक के बाद हमें थोड़ा सा ब्रश टेक्निक्स बता दें, और क्या डिफरेंट होती है, बच्चों के लिए अलग तरीका होगा, बड़ों के लिए थोड़ा अलग होगा, या सेम है? नहीं, और ब्रश का इंतखाब कैसे करना है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वो भी आपने बताना है। पहले तो हम ब्रशिंग टेक्निक पे बात करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को सही ब्रश करना नहीं आता। मुझे यकीन आ जाएगा क्योंकि आप जैसे डॉक्टर हजरात से जब से मेरा पाला पड़ रहा है, तो मुझे फिर पता चल रहा है कि बहुत सारी चीजें वाकई हमें नहीं पता होती। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसी अवेयरनेस हमें दी नहीं जाती। स्कूल्स वगैरह में कोई नहीं बताता कि सही ब्रश करने का तरीका क्या है। बिल्कुल ठीक है। ये दांत वात सब लेकर आई है साथ। अच्छा, ये जो दांत लाई है उसका भी एक दांत निकला हुआ है। ये इन्होंने जो है रियलिटी से करीब चीज दिखाई है, जरा कैमरा में अपने ये दांत दिखाई। एक दांत इसका भी टूटा हुआ है। ये पता नहीं क्या क्या बदतमीजी की थी इसने जो इसका एक दांत टूटा हुआ है। बस निकाल दिया हमने, ये खराब हो गया था। मुझे लग रहा है निकाल दिया गया है, पर्पसली इसको निकाला है इन्होंने बताने के लिए कि अगर अच्छे से ब्रश नहीं करोगे, सफाई नहीं करोगे, तो अंदर ये हाल हो जाएगा। तो चलिए खैर, ब्रश। अच्छा, तो मोस्टली लोगों को जो मैंने देखा है करते हुए ब्रशिंग, वो क्या करते हैं कि वो स्ट्रेट ब्रशिंग कर रहे होते हैं। हाँ जी, ठीक है, स्ट्रेट। हाँ। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको अपने ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे रखना है, ठीक है, और स्मॉल सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। ठीक है, छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं पूरा। और इससे क्या होगा कि बेसिकली ये आपकी जिंजाइवल लाइन कहलाती है। ठीक है, ये जो है ना, यहाँ पे अक्सर खाना फंस रहा होता है। जब हम स्ट्रेट ब्रशिंग करते हैं ना, तो इससे ये जो खाना होता है ये साफ नहीं होता है, और बल्कि मुझे लग रहा है
पुश कर रहे हैं वो और अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब आप एंगल पे रख के ब्रशिंग करेंगे ना सर्कुलर मोशन में, तो इससे ये जगह जो है वो क्लीन होगी। आप खुद भी ट्राई करके देखिएगा, इट रियली वर्क्स। ठीक है, अच्छा दूसरा मैंने देखा है जो लोग गलती करते हैं, बहुत रगड़ के ब्रशिंग कर रहे होते हैं, मतलब उनको लगता है कि वो शायद इतना रगड़ेंगे तो उनका पता नहीं कोई बहुत ही ज्यादा सफाई हो जाएगी, अच्छी वाली सफाई हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, बिल्कुल जेंटल प्रेशर रखना है, बहुत आराम से ब्रशिंग करनी है। ठीक है, ठीक है। एक और चीज मैंने जो देखी है, जो लोग नहीं करते वो सिर्फ सामने से साफ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको सामने से तो करना ही करना है, आपने ये च्यूइंग सरफेस यानी जो चबाने वाली जगह इसको भी साफ करना है, और जो अंदर की दांत के अंदर की सरफेस होती है इसको भी साफ करना है आपने। इसको आप कैसे करेंगे, आप वर्टिकली रख कर करेंगे। अच्छा, वर्टिकली डॉक्टर साहब मैंने सुना था जब आप फ्रंट से करते हैं तब भी वर्टिकल करना चाहिए, आप सिर्फ अंदर से बता रही हैं। आप जैसे आप सर्कुलर मोशन में कर रही है ना, तो उसको आपको लेफ्ट एंड राइट और अप एंड डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप सर्कुलर मोशन में कर रही हैं तो वो हर तरफ से कवर हो रहा है। अच्छा, यानी फ्रंट से वर्टिकल की जरूरत नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। हाँ, आप बस सर्कुलर मोशन में करें, और जो अंदर से आप कर रही हैं तो फिर अंदर से आप जो है वो वर्टिकल मोशन में करें, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा ये जो है वो, और टाइमिंग भी बताएं कि ब्रश 1 मिनट तक करना चाहिए, 2 मिनट के लिए करना चाहिए आपको एटलीस्ट चाहिए, और 2 टाइम्स करना चाहिए। ये आप मिनिमम बता रही हैं? मिनिमम, ठीक है, मिनिमम यानी कम से कम 2 मिनट आपने 2 मिनट तक करना है, या मैक्सिमम बता रही हैं? नहीं, मिनिमम मतलब आप समझ लें कि 2 मिनट तो आपने करना है, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, सही है। चलिए, अब ब्रश का इंतखाब करना है, बच्चों के लिए कैसे करेंगे, बड़ों के लिए कैसे करेंगे, और जो घर में थोड़े बुजुर्ग हमारे होते हैं दोनों के लिए आप जो यूज़ कर रही हैं, आप सॉफ्ट और मीडियम ब्रिस्टल ब्रश होते हैं ना, बच्चों के लिए तो आप सॉफ्ट भी यूज़ कर सकती हैं, और बड़ों के लिए आप मीडियम यूज़ कर लें। ठीक है, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं, कि उनको लगता है कि हार्ड ब्रश होना चाहिए अच्छी सफाई करने के लिए। ऐसा नहीं होता, आप नॉर्मल मीडियम ब्रश यूज़ करें, क्योंकि अगर आप हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि आपके जो मसूड़े होते हैं वो जख्मी होते हैं। ठीक है, हार्ड ब्रश निकाला क्यों गया? बस ज्यादातर डॉक्टर्स मना करते हैं कि जो ब्रश हार्ड है वो ना लें। हाँ, वो ना लें। स्मोकर्स जो होते हैं वो जरा उसका इंतखाब करते हैं, वो समझते हैं दांत उनके अच्छे से साफ हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके। हाँ, बस जो ज़्यादा हैवी स्टेनिंग्स जिनकी हुई होती है उनको लगता है कि हम हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे, जो कि स्मोकर्स में हुई भी होती है स्टेनिंग वगैरह, तो उनको लगता है कि अगर हम हार्ड ब्रश करेंगे तो वो उससे निकल जाएगा, हालांकि वो स्टेनिंग्स जो है वो ब्रशिंग से जाने वाली ही नहीं है, उसके लिए आपको स्केलिंग करानी है। उसके लिए डॉक्टर साहबा के पास जाना पड़ेगा, 3500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो 3500 से नीचे नहीं आ रही है, मैं चाह रही हूँ थोड़े कम पैसों की तरफ जाऊँ। मैं बड़ा ख्वाहिश होती है कम पैसे बताऊँ लोगों को, लोग खुश हों, दुआ दें, लेकिन 3500 से नीचे नहीं जा रही। 3500 तो देने पड़ेगा, फिक्स रेट है। फिक्स रेट है, पठानों वाले रेट लगाए हुए इन्होंने, ये तो फिक्स है। अच्छा, अब ब्रश का इंतखाब तो हमने आपसे पूछ लिया कि आपने कहा ज्यादातर लोगों को सॉफ्ट ब्रश ही देना चाहिए, हार्ड ब्रश की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दिन में कितनी दफा ब्रश करना है? 2 टाइम करें। एक अक्सर लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि कब करना चाहिए, तो रात में खाने के बाद आप करें। अच्छा, सुबह ये कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नाश्ते के बाद करना चाहिए या नाश्ते से पहले करें, कब करें। पर्सनली मुझे नाश्ते के बाद समझ नहीं आता, क्योंकि मैं बगैर ब्रश करे मैं नाश्ता कर नहीं सकती, मुझे बहुत ग्रॉस फीलिंग आती है। ठीक है, तो लेकिन वैसे कहा जाता है कि आप नाश्ते के बाद ब्रशिंग करें, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे ब्रश करके फिर मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने कुल्ली कर ली और खाली विदाउट टूथपेस्ट लगाए मैंने ऐसे ही साफ कर लिया दांत, तो वो जो भी पार्टिकल्स रह जाते हैं वो साफ हो जाते हैं। कुल्ली भी अगर आप 3-4 दफा कुल्लियां कर लें तो उससे भी आपका क्लियर आउट हो जाता है। ठीक है, अच्छा टूथपेस्ट का इंतखाब कैसे करें? कोई भी ले लें मार्केट में, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सस्ता टूथपेस्ट भी आता है, वो ले लें, मेडिकेटेड लेना चाहिए, क्या करें? अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमें कौन सा टूथपेस्ट लेना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, टूथपेस्ट आप कौन सा ले रहे हैं इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, असल जो मैटर होता है ना वो आपका ब्रशिंग टेक्निक है, उससे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कोई भी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड मौजूद हो आप वो लें, क्योंकि फ्लोराइड बहुत जरूरी होता है दांतों के लिए। ठीक है, ये पढ़ना है, टूथपेस्ट को जब आप खरीदेंगे तो उस पे लिखा हुआ होता है इसमें फ्लोराइड है तो वो आप ले लीजिए, अगर इसमें फ्लोराइड नहीं है तो नहीं लें। और ये भी डिफरेंशिएशन फैक्टर है कि लाइक जो बच्चों के जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें फ्लोराइड का लेवल कम होता है, तो वो इसलिए अलग होते हैं बच्चों के टूथपेस्ट, और बड़ों के जो टूथपेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, उनमें फ्लोराइड का लेवल अलग होता है। ठीक है, तो आप कोई सा भी टूथपेस्ट ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आपने काम की बात की कि जब बच्चों के लिए आप टूथपेस्ट ले रहे हो तो फ्लोराइड वो कह रही है थोड़ी कम उसमें चाहिए होता है क्वांटिटी में, तो फिर बच्चों का मतलब टूथपेस्ट अलग है, ये क्लियर हो गई ना बात? अलग आता है। टूथब्रश तो ठीक है आपने बता दिया जैसे, लेकिन जब टूथपेस्ट आप ले रहे हैं तो छोटे बच्चों का अलग है और बड़ों का अलग है, उसपे अच्छा कुछ अमाउंट भी बता सकती है? फ्लोराइड इतना होना चाहिए, बड़ों को इतना चाहिए, छोटों को इतना चाहिए?
वो तो मतलब होता है, कोई इतना वो नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या कहते हैं जो बस उसमें चलिए लिखा ठीक है, हुआ बच्चों होता है, आपने ये बता दिया, हाँ बच्चों बस का अलग है और उसमें बड़ों का। लिखा हुआ होता है कि जो टूथपेस्ट होता है ना, उसमें लिखा हुआ होता है कि इसमें कितना अमाउंट है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक दफा ही ब्रश करना है, 2 दफा करना ही नहीं है, तो वो क्या बेस्ट टाइम है कि आप कहें ये वाला तो स्किप करना ही नहीं है तुमने? अच्छा, ये अब रात का मैं कहती हूँ कि रात में तो आपको बिल्कुल हाँ। नहीं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप रात में खाना खाते हैं और आप इसीलिए सोते मैंने हैं पूछा ना, था हाँ, तो ताकि वो फर्ज हो जाए रात वाला ब्रश। एक समझे एक लंबा टाइम होता है 8-7 घंटे का, जिसमें ना आप पानी पी रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। उसमें आपकी स्लाइवा प्रोडक्शन भी नहीं हो रही। स्लाइवा क्या होता है? थूक होता है, मुंह में थूक भी नहीं बन रहा, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है कैविटीज से, ठीक है, ठीक है, वो भी नहीं बन रहा, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कैविटीज लगने के। ठीक है। तो ठीक है, रात तो का रात ब्रश में तो तो आपने बहुत लाजमी, और सुबह भी आपको करना पड़ेगा कि आप बगैर उठ के बगैर ये ब्रश जो करे आप आपने कहीं जा नहीं सकते आप। सही नहीं डॉक्टर साहब, अभी जो आपने बात की थी ना कि आपने कहा आप मॉर्निंग में जो है पहले ब्रश करती हैं एंड देन आप ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ लेती हैं। बहुत सारे लोगों का इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, कुछ लोग कहते हैं नाश्ते के बाद करना चाहिए, हमने रात तो कर सोए। एक बात मजेदार मैं बताऊं आपको, एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है। कहते हैं जी सुबह उठ के अगर आपने ब्रश कर लिया टूथपेस्ट लगा के अच्छे से, तो आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी। तो ठीक बात। सुबह उठ के अगर आपने ब्रश हाँ, अब ये जो हम भर के नाश्ता करते हैं, टूथपेस्ट जो है वो हमारी जो क्रेविंग होती है भूख की, कोई अगर डाइट पे जा रहा है उसको भी कहते हैं जी दिन में 3-4 दफा ब्रश कर लें, टूथपेस्ट लगा लें हल्का हल्का सा, तो बहुत ज्यादा खाने की जो ख्वाहिश है वो कम हो जाती है। शायद उसके टेस्ट की वजह से, उसका आफ्टर टेस्ट ऐसा होता है, इसकी वजह से लगता है, लेकिन मुझे तो ऐसा कहते हैं महसूस मुंह नहीं जब होता। साफ हो जाता है आपका बिल्कुल बड़ा, उस पर कोई भी चीज लगी हुई नहीं होती, तो फिर आपको बहुत ज्यादा जो एक भूख 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 वाला एलिमेंट आता है या नदीरापन आता है जिसको आपके लिए, वो खत्म हो जाता है। अच्छा, तो मुझे लेकिन मैंने personally ट्राई ऐसा किया नहीं था, लगता। वाकई हुआ था, ऐसा है, आपको बिल्कुल हुआ लगता था। जिस वक्त मैं डाइट पे जा रही थी मैंने कहा अच्छा चलो ये भी ट्रिक आजमा लेते हैं, मैं 3-3 4-4 दफा ब्रश कर लेती थी, मुझे वाकई भूख नहीं लगती थी। हो True. सकता है, लेकिन मुझे मुझे कभी बल्कि मुझे तो आफ्टर टेस्ट ब्रश टूथपेस्ट का मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है। बस मेरा सोई दिल भूख करता है कि मार मैं कुछ देता है खाऊं शायद। अच्छा। ब्रश के बाद, हाँ, ओए अच्छा, और मुझे ऐसे वो भी हो रहा है। टेस्ट खत्म करूं चले अपने भी, ये मुंह तो से। फिर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। हाँ, मेरे person ख्याल to ये बिल्कुल भी person, कोई ऑथेंटिक हाँ। बात नहीं है, कहीं मजे की मैंने सुनी थी अप्लाई की, मुझ पे लग गई बाकी इन पे नहीं लगी। चलिए अब आ जाते हैं कैविटी पे। हाँ, ठीक है, बच्चों से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम बड़ों की तरफ आते हैं। बच्चों में कैविटी होने की वजह क्या होती है, फिर उसको ट्रीट कैसे किया जाए? अच्छा, बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं ना बच्चों के, उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आ रहे होते हैं, उनके दूध के दांतों में कैविटीज लगी होती हैं। सिर्फ एक दांत में नहीं, मेजॉरिटी दांतों में लगी हुई होती हैं उनके। और इसका एक मेजर रीज़न क्या है कि जो माएँ हैं ना, वो रात में बच्चों को दूध पिला के सुला देती हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने बच्चों को अगर दूध पिला भी रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी पिला दें या कुल्ली कराएं, उसके बाद सुलाएं, ऐसे नहीं सुलाएं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों के दांत में कैविटीज़ होने का। और बड़े के दांतों में कैविटीज़ क्यों होती है कि अगेन हमारे दांतों में खाना फंसता है, ठीक है, हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, वो खाना जब वहाँ पे फंसा रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो होते हैं। ठीक है, वो फिर बैक्टीरिया जो है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड जो है ना वो हमारे दांतों को गला देता है, आहिस्ता आहिस्ता करके कैविटी बन जाती है इस वजह से। सही। और फिर कैविटीज के में इन्फेक्शन होता है, फिर से हमारे जो सिम्टम्स शुरू होते हैं। सही है। अब बच्चों को ट्रीट कैसे कर रहे हैं कैविटी के लिए? बच्चों को उनकी पूरी ट्रीटमेंट होती है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके बच्चों, अच्छा, एक तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करती हूँ माओं को कि आप अपने सामने बच्चों को ब्रश कराएं, क्योंकि बच्चों को खुद ब्रशिंग नहीं आती। और माँ क्या करती है, किस एज तक कराती रहे माँ? ये भी 9 साल तक। 9 साल तक खुद माँ खड़े खुद होकर ना भी कराती कराएं रहे? तो अपने सामने कराएं, उनके सामने कर रहे हो। अच्छा। कहते हैं ये रिकमेंडेड एज है कि 9 9 साल years, तक 9 साल तो बच्चा बड़ा नहीं होता। बड़ा हो जाता है, लेकिन तब बच्चे क्या करते हैं, वो जल्दी, उनको थोड़ी ना इतनी परवाह होती है, वो तो बस जल्दी जल्दी में उन्होंने जैसे तैसे ब्रश किया, हर जगह साफ होना, इनको फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस उन्होंने बस करना है, उनको पता है कि एक कोरस है उनका रूटीन, उनको करना है, उन्होंने कर लिया 1 मिनट में फारिग। तो अच्छा, वो भले से करें वो खुद ही, लेकिन फिर उसके बाद अम्मा या तो खुद करे या अपने सामने कराए। ठीक है। अच्छा, बच्चों के लिए भी आप 2 टाइम ब्रश कर रही हैं या उससे ज्यादा भी हो सकता है? क्योंकि बच्चे मीठा भी खा रहे हैं, कस्टर्ड भी बन रहे हैं घर में, कैंडीज भी ले रहे हैं, बिस्किट्स भी, उनको क्या कहेंगे? उनको थोड़ा ज्यादा करवाएं ब्रश या वो भी ब्रशिंग तो उतनी ही रखें, क्योंकि 2 टाइम से ज्यादा वो हाथ में नहीं आने वाले। अच्छा, लेकिन ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बहुत सारे लोग मेरे पास पेरेंट्स ऐसे आते हैं और वो पूछते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत मीठा खाता है, और हम कोशिश भी करते हैं इसको रोकने की, लेकिन वो नहीं रुकता, बाहर जाके खा लेता है या मानता नहीं है हमारी बात, चॉकलेट्स खा रहा होता है, स्टिकी टॉफीज खा रहा होता है। तो हम क्या करें, ऐसा कैसे इस चीज़ को रोका जाए? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप ना
दें। मैं मना नहीं करती कि जाहिर है बच्चा है तो खाएगा, चॉकलेट भी खाएगा, टॉफी भी खाएगा, आप दें उनको, लेकिन इस चीज़ को लिमिट करें, बाउंड्रीज बनाएं कि दिन में एक चॉकलेट खानी है, दिन में एक टॉफी खानी है। और ये नहीं हो कि हर एक एक घंटे के बाद जो है ना, अब जैसे इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी। आप भी जैसे मीठा खा रही हैं, आपने अभी मीठा खाया, फिर 1 घंटे बाद दोबारा मीठा खाया, फिर 1 घंटे बाद दोबारा मीठा खाया, तो इससे जो आपके चांसेस होते हैं ना कैविटी लगने के, वो बढ़ जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप वही 1 प्लेट का मीठा एक वक्त में खा लें, बजाय इसके कि दोने वाले अभी खाए, फिर दोने वाले थोड़ी देर बाद खाए, फिर थोड़ी, ये जो है ना ज़्यादा कैविटीज़ करता है। आप उतना ही मीठा खाएं लेकिन एक वक्त में खा लें, तो वो लिमिट कर दें, कंट्रोल कर लें। ठीक हो गया। कह रही है भाई दांतों को बचाने के लिए मीठा एक ही दफा खा लें, बार बार ना खाएं। वैसे तो मीठा खाएं ही नहीं, मीठा खाना ही नहीं चाहिए, मीठा के बड़े नुकसान होते हैं। वो हम बाद में किसी प्रोग्राम में कोई ऐसे डॉक्टर आएंगे तो हम उनसे आपको जरूर बताएंगे मीठे के अपने बड़े नुकसान आते हैं। लेकिन और क्या क्या करना है ये सब बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद। और डॉक्टर साहिबा से पूछ रहे थे हम, डॉक्टर साहिबा कह रही थी, डॉक्टर असना हुसैन कह रही थी कि जी मीठा जो है वो एक दफ़ा खा लें, लेकिन मैं डॉक्टर साहिबा को बता रही थी और लोगों को भी बता रही हूँ कि मीठे के नुकसान ही हैं, जितना हो सकता है उसको अवॉइड करें, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है ना, ये तो एक अलग मैसेज था जो देना मुझे लग रहा था बड़ा ज़रूरी था। ये तो है। अच्छा अब आ जाते हैं, आपने कहा कि मीठा एक वजह होती है कैविटी की बच्चों में, बड़ों में भी यही वजह है? बड़ों में हाई शुगर डाइट बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। और वजूहत भी होती हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा अगर हम लेते हैं, ठीक है, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई मतलब मीठे की एक फॉर्म आ गई ना, असल वजह मीठा ही है। हाँ, उसके अलावा प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होती, खाना फंसा रहता है, तो इसकी वजह से भी होती हैं कैविटीज़। ठीक है। और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, मैं क्या बता रही थी, सॉरी मैं भूल गई। कैविटी की वजह हम पूछ रहे थे क्या? एक तो मेन रीजन हो गया मीठा, बच्चों में भी बड़ों में। हाँ, और इसके अलावा डेफिशिएंसीज भी होती हैं बड़ों में भी और बच्चों में भी। कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत मैटर करती है। अच्छा, ये सही बात है। हाँ, ये मैंने भी कहीं सुना था कि कैल्शियम डेफिशिएंसी से भी आपके दांत जो है वो खराब होते हैं। हाँ, तो अब उसके लिए क्या करें? मतलब मिल्क तो अब हमने सुना है नहीं इतना काम करता कैल्शियम के लिए, ठीक बात है, करता है, लेकिन अब डिपेंड करते हैं ना। अब जैसे अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी है, ठीक है, तो वो आप कैल्शियम इंटेक्स लेते भी रहें, तो अगर विटामिन डी की कमी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि अपना पूरा, अगर आपको महसूस हो रहा है, पता चल जाता है अगर इंसान के अंदर कमी हो ना, उनके अंदर हड्डियों की और इसमें दर्द वगैरह, जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके अंदर कमी है, सबसे पहले तो जाके अपना टेस्ट कराएं विटामिन डी का और कैल्शियम का, ठीक है। फिर उसके मुताबिक फिर आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा कर, वो आपको पूरा प्रॉपर अपना प्रिस्क्राइब करके देगा। अच्छा, दांतों में ऐसा कौन सा मसला है जो आप दिखना शुरू हो गया और आपको पता चला कि ये वजह जो है, ये जो प्रॉब्लम कर रहा है दांत, ये कैल्शियम या विटामिन डी की कमी की वजह से टूटने लगेंगे, वीक हो जाएंगे, क्या होगा, एजेस निकल आएंगे, क्या ऐसी मैं कहा तो कोई स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, टेंडेंसी बढ़ जाती है कैविटीज होने की। अच्छा, ये रीजंस होते हैं, पता लगता है कि इससे आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, ज़्यादा कैविटीज लग रही होती हैं पेशेंट्स को, या कभी खाते खाते उनका कोई ऐसी चीज़ चबा रहे होते हैं, इसकी वजह से कोई दांत का कोना टूट जाता है, कुछ हो जाता है, ये भी इससे भी पता चलता है कि दांत का स्ट्रक्चर वीक है आपका। ठीक है, चले अब ये कैविटी हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, या आप मजीद आप कुछ बताना चाहेंगे इसके हवाले से? ये बताना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट, चले आप जो बताना चाहेंगी वो हम आपसे ब्रेक के बाद पूछेंगे। अच्छा। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद जी। डॉक्टर साहिबा कहाँ थे हम? हाँ, मैं आपको बता रही थी कि अक्सर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं हमारे पास अगर हमारे पास कैविटीज़ के पेशेंट आते हैं। अच्छा, पहले तो मैं सिम्टम्स की बात करूँगी कि शुरू में जब आपकी कैविटी लगना शुरू होती है तो आपके जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो आपको थोड़ा सा दर्द होता है और बस सेंसिटिविटी होती है ठंडे से या हवा से। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे ठंडा लग रहा है और हवा लग रही है, और वो कुछ सेकंड्स तक लगती है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा। अगर इस स्टेज पे आप जाके दिखा देना अपने डेंटिस्ट को, तो आपकी सिर्फ फिलिंग होगी और वो कवर हो जाएगा आपका दांत। ओके, ठीक है। और मैं तो कह रही हूँ अगर इससे भी पहले पे जाएं तो क्या चीज़ होगी? इससे पहले चली जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हर 6-6 महीने में जा रहे हो तो उतना मसला ही ना हो, वो तो पेशेंट डॉक्टर जो आपका है वो आप देख के फौरन बता देगा कि यहाँ हाँ, मुझे ये नहीं विजिबल। चलिए, ये तो आपने वो बताया कि जो फीलिंग आई है, ठंडा लग रहा है या दांत आपने कहा हवा फील हो रही है,
विजिबल क्या चीज हो रही है जिसके लिए जल्दी से जाएं, इन कंप्लेंट से पहले जाके आपको दिखा दें? अच्छा, विजिबल क्या होता है कि वाइट स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज जो आपके नॉर्मल दांत है ना, उससे ज्यादा वाइटर स्पॉट्स आपको नजर आएंगे अपने दांत के ऊपर। Okay. ठीक है, लेकिन लोग नोटिस लोग नहीं तो खुश करते हो जाएंगे। इतना। लोग नहीं साफ नोटिस होना करते शुरू हो रहे हैं दांत। नहीं, वो बहुत अलग से पता लगता है, वो बहुत अजीब से लग रहे होते हैं। अच्छा, मैं दिखने आज में। जाके अपने दांत बहुत गौर से देखूंगी। आप लोग भी देखिएगा कि अलग से अगर कोई व्हाइट आपको दिख रहा है डॉट, जैसे कैल्शियम की कमी के नेल्स पे दिखते हैं, हाँ, उस टाइप के। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे चलिए, ही। और आसान कर दिया। वो नजर आने शुरू हो जाते हैं, और फिर वो बिल्कुल अर्ली स्टेज होती है, उस वक्त कोई आपको सिम्टम वगैरह भी नहीं होंगे। फिर उससे थोड़ा आप आगे जाएंगे तो आपको थोड़े थोड़े सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, जो मैं आपको बताया मैंने। इस स्टेज पे चले जाएं तो फिलिंग होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स अभी भी नहीं आते। पेशेंट्स जब आते हैं जब यही दर्द उनका इतना शदीद हो जाता है, इतनी शिद्दत का दर्द हो जाता है, और टीसें उठ रही होती हैं उन्हें। और वो टीसें क्या होती हैं कि उनके सर तक जारी होती हैं, कान तक जारी होती हैं, फैल रही होती हैं। ठीक है, वो जब लेटते हैं तो वो बढ़ जाता है उनका दर्द, सोते हुए बढ़ जाता है, या सजदे में जाते हैं बढ़ जाता है उनका दर्द। ठीक है, उसके अलावा उनको शदीद सेंसिटिविटी होती है ठंडे या गर्म से, उन्हें चाय नहीं पी सकते, वो कॉफ़ी नहीं पी सकते। मतलब वो अपना कोई, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं इस तरह आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें इतना दर्द हो रहा है ना, हमसे खाया जा रहा है, हमसे बैठा जा रहा है ना, मुझसे बात की जा रही, कुछ नहीं किया जा रहा है, बस हमारा दांत निकाल दो, हमें इस दर्द से निजात। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि अभी हमारा दांत निकाल दो। मुझे याद आ गया, किसी ने मुझे बताई थी ये बात, बहुत पुराना, शायद आपने भी सुना हो, कि दांत का दर्द और कहीं खुदा ना खास्ता कोई बम ब्लास्ट हो तो बराबर की तकलीफ होती है। सच्ची बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे हुआ नहीं। बहुत शदीद दर्द, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी इस बात का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे नहीं हुआ। लेकिन जो लोग आते हैं ना लेकर शदीद दर्द, वो ऐसे ही रो रहे होते हैं। अच्छा, वो लिटरली रो रहे होते हैं कि उनका दर्द बस किसी तरह खत्म कर दो, दांत निकाल दो, कुछ कर दो, खत्म कर दो बस। अच्छा, मैं आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन बता रही थी। तो जब इतना शदीद दर्द होगा और स्वेलिंग वगैरह होती है, अक्सर लोग मुंह स्वेल हुआ हुआ मुंह लेकर आ रहे होते हैं, तो फिर इसमें अब आपकी फिलिंग नहीं हो सकती, फिर अब आपकी RCT होगी। RCT क्या होती है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि होता क्या है फिलिंग में या रूट कैनाल में। तो जो फिलिंग होती है बहुत बेसिक सा प्रोसीजर होता है। उसमें तो हम क्या करते हैं कि कैविटी जो है वो रिमूव करते हैं, दांत को क्लीन करते हैं और इस पर एक मटेरियल भर देते हैं और बिल्कुल दांत जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं उसका। ठीक है, तो वो आपको पता भी नहीं चलता वहाँ पे फिलिंग हुई भी है। ठीक है, रूट कैनाल जो होता है ना, वो बहुत एक्सटेंसिव प्रोसीजर होता है, पेनफुल भी होता है। जो क्या कहते हैं, फिलिंग होती है उसमें कोई पेन नहीं होता, सही आसानी से हो जाता है। वो रूट कैनाल जो होता है ना, वो लंबा प्रोसीजर होता है, तकरीबन 3 विजिट्स, 2 से 3 विजिट्स आपको एटलीस्ट लगते ही लगते हैं। बार बार आपको चक्कर लगाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास। हो क्या रहा है उसमें भी कोई फिलिंग टाइप की चीज हो रही है? क्या हो रहा है उसमें? क्या होता है कि उसमें दांत को पहले आपको सुन करते हैं और फिर कैविटी पूरी रिमूव की जाती है, फिर दांत को ओपन किया जाता है ड्रिल करके। ओह माय गॉड, बता रही इतना कुछ डेंजरस सा माहौल बन रहा है मेरी आंखों के सामने। अच्छा, फिर नसों की सफाई होती है, पूरी नसें निकाल दी जाती हैं। बेसिकली आपका जो लाइव दांत है, बहुत डरा दिया डॉक्टर साहब, बहुत डरा दिया आपने लोगों को थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक चाहिए। सब मैं भी डर गई हूँ। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहबा, जो खतरनाक सा नक्शा आप खींच रही थी, वापस उसी नक्शे पे आ जाइए। थोड़ी सांस वांस ले ली होगी लोगों ने। हाँ, फिर हम नसों की सफाई वगैरह करते हैं और फिर जब ये हो जाता है तो फिल करके दांत को उसके ऊपर क्राउन चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रूट कैनाल कंप्लीट हो जाती है। ऐसे बोलने में आसान लग रही है, लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल सुन के ही मुझे खौफ आ रहा है। हालांकि मैंने कभी नहीं कराया, लेकिन खतरनाक सी कोई चीज लग रही है। ये जो कुछ आपने कराया है, इसके बाद जो डेली रूटीन है लोगों की खाने पीने की, वो कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ता या कुछ ख्याल रखना पड़ेगा? लेकिन आपको ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि रूट कैनाल के बाद क्या होता है कि बेसिकली दांत आपका ब्रिटल हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप नट्स वगैरह, इस तरह की सख्त चीजें, छालियां, ये वाली चीजें नहीं खा सकते। आप खाएंगे तो दांत फ्रैक्चर हो जाएगा। नहीं, मैं इस पे पता है क्या लोगों से कहती हूँ, जो लोग बहुत अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए अपने अच्छे अच्छे दांतों से कहते हैं मैंने अखरोट तोड़ लिया तो मैंने छा लिया। ये करना ही नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं करता। किसको देखना है ये करता? मुझे तो बड़ी अजीब बात लगती है। इनको तोड़ने के लिए चीजें होती हैं। हाँ, सही बात है। अपनी जिंदगी को आसान करना चाहिए, अपने आप को और हेल्दी। ये तो मतलब पता नहीं किसको दिखाने होते हैं करतब। ये तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और छालियां तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और लोग उतना ही खा कर आ रहे होते हैं छालियां। मैं इतना देखती हूँ लोग। अच्छा, पता है छालियों से सिर्फ ये नहीं होता, ये तो रूट कैनाल की बात करें ना, हम नॉर्मल दांत की भी अगर हम बात करें तो वो भी क्रैक हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, अब जैसे ये दीवार है, इस दीवार पे मैं बार बार हथौड़ा मारूंगी तो क्या होगा? ये दीवार क्रैक होगी ना, ऑब्वियसली किनारे झड़ेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अब कंटिन्यूअसली मैं काम 1 साल तक करती रहूंगी या सालों तक करती रहूंगी, 5-6 साल तक, तो इस दीवार का क्या हाल रहेगा? फिर तो जरा सा भी कुछ होगा, थोड़ा सा भी मैं इसको मारूंगी, टूट जाएगी ये दीवार।
है ना, ऐसे ही हो जाता है दांत भी आपका। फिर जरा सा आपको चबाओ तो दांत टूट जाता है। ठीक है। अच्छा, रूट कनाल के बाद तो आपने बताया एहतियात, उससे पहले जो एक और बता रही थी क्या करवाना है, फिलिंग। फिलिंग, उसमें भी इसी तरह की एहतियात करनी होती है? नहीं, फिलिंग में इतना ज़्यादा नहीं होता, फिलिंग रह जाती है आपकी। फिलिंग का बस ये होता है कि अगर निकल जाए आपकी तो आप दोबारा डेंटिस्ट के पास चले जाएं, वो हो जाती है, इतना मसले वाली बात खाना नहीं होती पीना है। आपका वो हाँ, खा रूटीन सकते कोई हैं, डिस्टर्ब हाँ। नहीं होती? अच्छा, फिलिंग का भी टाइम पीरियड होता है, कितने बाद दोबारा करानी होती है? जब खुद निकल से जाए, करवा लेंगे या डॉक्टर नहीं, जब बताता है? निकल जाए तो आप करा लेंगे। अगर आपको सिम्टम्स ऐसे में दोबारा महसूस हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, सेंसिटिविटी लग रही है, तो आपने डेंटिस्ट के पास चले जाए, वो देख लेगा कि क्या करना है इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा हुआ है कि विजिबल कुछ भी चीज ना हो रही हो, कोई स्टेन भी आपको नजर नहीं आ रहा, कैविटी भी नहीं, लेकिन लोगों के सिर्फ पेन हो रहा है, ऐसा हाँ, होता है? तो ऐसा उसको फिर होता है। किस तरह से ट्रीट करते हैं, उसको किस अक्सर मैं आपको उसमें बताऊं डालेंगे? कि दांतों के बीच में ये चीज बहुत कॉमन है कि दो हाँ। दांतों के बीच में जाके खाना फंस रहा होता है, और ठीक है। अक्सर लोग उस खाने को रिमूव नहीं करते। सही ठीक है, तो यहाँ पे कैविटी बन जाती है। अब यहाँ पे जो कैविटी बनती है ना दो दांतों के बीच में, नजर नहीं आती, ये ठीक ना है। मुझे नजर आ रही होगी ना आपको नजर आ रही होगी खुद। सही है। सही है, तो ये कैसे पता चलता है? हम एक्सरे करते हैं तब हमें पता चलती तो है। फिर इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? इसको भी हम वैसे ही करते सफाई हैं, होती है फिलिंग इसकी? करके, सफाई फिलिंग करते हैं या रूट कनाल करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट है। लेकिन ये कि ये इसके लिए क्या करते हैं कि हम फिर इसको, हमें फ्लॉसिंग करनी चाहिए। इसके लिए रिकमेंडेड है कि आप दोनों दांतों के बीच में फ्लॉसिंग करें, जो डेंटल धागा होता है। अच्छा, धागा उससे मैंने लेकर सुना जाएं। था डॉक्टर साहब, फ्लॉसिंग से शायद कोई हल्का सा गैप आ जाता है, जो लोग बहुत ज्यादा रूटीन में हर वक्त लगे ये होते हैं। आप नहीं करेंगे ना तो आपके दांतों के बीच में गैप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके मसूड़े जो है ना वो नीचे जाते जाएंगे और पॉकेट्स बनती जाएंगी आपके दांतों के बीच में। फिर वहां बड़ी पे इंपॉर्टेंट खाना बात है, जरा फंसेगा। आप ये आपने दोबारा बताना है, आखिरी 1 मिनट है हमारे पास। ये फ्लॉसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको करना किस तरह से चाहिए, और क्या कौन सी बेस्ट होता है वो जो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, जल्दी से बता दें। 1 अच्छा, मिनट है। आपने धागा लेना है, कोई भी थोड़ा बहुत धागा ले लें, ठीक है। उसको आपने मिलते हैं मार्केट में फ्लॉसिंग के लिए, बिल्कुल वो किट वही ले। डेंटल हाँ। फ्लॉसिंग का ही धागा ले, कोई वही लेना है। अलग से आपने कोई धागा धागा ना कह ले। दिया, पता नहीं क्या घर की रीलें निकल आएंगी। डेंटल मतलब धागे की बात करें, मैं आसान हाँ। लफ्ज में बताने को हाँ, चाहिए। सही है, सही ठीक है। सो आपने डेंटल फ्लॉस लेना है, अपने फिंगर्स के राउंड रैप करना है, और उसके बाद अपने दांतों के बीच में लेके जाना है। पूरा आपने दोनों दांतों के बीच में लेके जाके ऊपर गम लाइन तक लेकर जाना है उसको, ठीक है। और बैक एंड फोर्थ ऊपर नीचे जो है ना उसको क्लीन करना है अपने दांतों को। ठीक है, ये तो आपने फ्लॉसिंग कर ली। अच्छा, फ्लॉसिंग से होता है क्या है कि आपके दांतों के बीच में जो खाना फंस रहा होता है ना वो नहीं फंसता, और फर्दर पॉकेटिंग नहीं होती दांतों के बीच में। और अगर ये हो रही हो ना पॉकेटिंग, तो आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर लोगों के मसूड़े जो है वो नीचे जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपके मसूड़े नीचे जाते हैं, खाना मजीद फंसता है, और आपके दांत जो है ना इवेंचुअली बस क्विक हमें बस एक आंसर और दे दें कि ये फ्लॉसिंग डेली करना है, 2 दफा करना है, 1 दफा करना है, फिर हम अल्लाह हाफिज करेंगे? रात में कहते तो 2 टाइम है, लेकिन आप रात में 1 दफा भी कर लें तो काफी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमने गैदर की। आई होप कि हम लोग उस पर अमल भी कर सके, और आई होप आपके लिए भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और कहीं ना कहीं आपको फायदा भी होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।